बच्चों, हमारा आज का विषय है विसर्ग संधि। इससे पूर्व हम स्वर और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके सभी नियम के बारे में जान चुके हैं। अब ये संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग अर्थात दो डॉट प्लस से पूर्व दो बिंदु के रूप में इसकी पहचान की जाती है, इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके नियम कुछ इस प्रकार होते हैं। विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो मैंने आपको इस सारणी के आधार पर बताया है। विसर्ग का कई बार परिवर्तन ओ में होता है, कभी र में, श में, स में, श, और कई बार विसर्ग का लोप भी हो जाता है। लोप अर्थात विसर्ग का हटा देना, विसर्ग को बिल्कुल, उसमें बिना कोई परिवर्तन किए केवल शब्द को एज इट इज़ लिखना और विसर्ग को हटा देना। और कई बार उसको विसर्ग को बिना हटाए, बिना कोई परिवर्तन किए यथावत विसर्ग को उसी तरीके से लिखना जैसे वो लिखा हुआ है, अर्थात शब्द के साथ ही। तो हम इसका पहला नियम पढ़ेंगे, देखेंगे। पहला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग को ओ में बदल जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ग क्या होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इनके जो वर्ण होते हैं क, ख, ग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो यही कह रहा है ये नियम कि यदि विसर्ग के बाद या तो कोई अ स्वर आए या फिर उसके बाद कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व आए तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में। उदाहरण देखेंगे हम। देखिए, जैसे रजह प्लस गुण। अब आप देख सकते हैं प्लस से पूर्व विसर्ग है, विसर्ग की ही इसकी पहचान है, विसर्ग संधि की, विसर्ग आना। और प्लस के उपरांत क्या आ रहा है? या तो कोई स्वर आ रहा है, तो क्या आ रहा है इसमें? ऊ स्वर आ रहा है। तो देखिए, विसर्ग को किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। तो बन गया रजो गुण। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ विसर्ग को ही चेंज करना है, तो ये बन गया रजोगुण। उसी प्रकार आपके सामने है मनोरंजन। इसी में भी विसर्ग के उपरांत अ स्वर आ रहा था, तो हमने क्या करा, इसको विसर्ग का किस में परिवर्तन कर दिया? ओ में, तो बन गया मनोरंजन। अब देखिए, इसी तरह से अन्य उदाहरण हम देखेंगे। मनहा प्लस हर, तो विसर्ग से पूर्व विसर्ग प्लस से पूर्व विसर्ग होने की वजह से यहाँ पर विसर्ग को ओ में परिवर्तन हो गया, तो मनोहर बना। अधा प्लस गति, अधोगति। उसी प्रकार तप प्लस बल, तपोबल। यश प्लस दा, यशोदा। अगला नियम हम पढ़ेंगे। देखिए, विसर्ग से सेकेंड नियम है इसका, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। वापस देखिए, नियम को शॉर्टकट में याद करेंगे हम, इसकी शॉर्टकट की बना के कि विसर्ग से पूर्व यदि आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद में यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, नी प्लस आधार। तो देखिए, विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर क्या आ रहा है? यहाँ पर ई आ रहा है, तो हमने इस ई को किस में परिवर्तित कर दिया? र में, तो शब्द बना निराधार। दूसरा, विसर्ग से पूर्व अ को छोड़कर अगेन क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो हमने इसको बना दिया, ऊ को हमने र में परिवर्तित कर दिया, तो बन गया दुर्लभ।
इसी प्रकार इसका तीसरा नियम देखेंगे हम कि विसर्ग को किस प्रकार से श में परिवर्तन हो जाता है, श सलजम वाले में। विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग को श में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, विसर्ग से पूर्व क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और उसके बाद कोई स्वर आ रहा है, उसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, छ, छतरी वाला। तो हमने क्या करा, विसर्ग को किस में परिवर्तित कर दिया, श में, तो शब्द बना निश्चल। उसी प्रकार से देखिए, विसर्ग के उपरांत यदि श भी आ जाता है, श यानी समान वर्ड आ जाता है, तो उसका परिवर्तन भी किस में हो जाता है, श में। तो यहाँ पर द्वित्व श हो गया, तो शब्द बना यहाँ पर दुशासन। अन्य उदाहरण देखिए, विसर्ग के उपरांत प्लस से पूर्व विसर्ग और प्लस के उपरांत च आने पर विसर्ग का परिवर्तन श में हो गया, तो शब्द बना दुष्चरित्र। उसी प्रकार विसर्ग से पूर्व प्लस से पूर्व विसर्ग और प्लस के उपरांत श आने पर शब्द बना द्वित्व हो जाएगा श, तो निशंक। इसी प्रकार निश्चल शब्द बना है। चतुर्थ नियम हम देखेंगे, अर्थात फोर्थ नियम हम देखेंगे इसका कि स में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो हम देखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद श, षटकोण वाला, शलजम वाला स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या फिर उससे आगे वाले वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए, अगर विसर्ग के बाद में आपको जो शॉर्टकट की बताई हुई है उसमें पूर्णतः नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विसर्ग के बाद यदि तीनों प्रकार के श षटकोण वाला, श शलजम वाला या स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि जो उसके विसर्ग के उपरांत अर्थात प्लस के उपरांत जो भी स, श, स आ रहा है तो वो द्वित्व में बदल जाता है, अर्थात सिमिलर, उसके आगे वाले वर्ण का सिमिलर हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, आप देखते हैं विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स सड़क वाला आ रहा है, तो सिमिलर प्लस के जस्ट बाद में जो स लगा हुआ है उसी को हम द्वित्व कर देंगे, तो एज इट इज वन इसका शब्द बना निस प्लस संदेह। विसर्ग हटकर उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स में। उसी प्रकार देखिए, जितने भी देखिए प्लस के बाद में क्या हो रहे हैं, अगर स आ रहा है, स, श, श, तो उस कंडीशन में वो द्वित्व में बदल जाएगा, अर्थात प्लस के बाद में अगर तीनों प्रकार के स में से कोई भी एक श है तो या तो वो द्वित्व श हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कि मैंने आपको नियम बताया था, हम नियम एक बार वापस देखते हैं कि विसर्ग के उपरांत यदि त हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में। तो देखिए यहाँ पर दू प्लस तर, प्लस से पूर्व विसर्ग है और प्लस के बाद त है, तो किस में परिवर्तित हो गया, ये स में, तो शब्द बना दुष्तर। उसी तरीके से निस्तारण शब्द बना। अब देखिए यहाँ पर अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर नी प्लस तेज, विसर्ग उपरांत ते है, त है, तो यहाँ पर बनेगा शब्द निस्तेज। और दूसरे उदाहरण में नी के बाद स है। मैंने आपको कहा था कि यदि तीनों प्रकार के स में से कोई भी एक श होता तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका स श का द्वित्व हो जाएगा, तो शब्द बना निस्संतान। अगला नियम हम देखेंगे, पांचवा नियम, विसर्ग से पूर्व यदि ई या उ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श षटकोण वाले में। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, विसर्ग से प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, ई और उ। नियम क्या कहता है, देखिए नियम क्या था, विसर्ग से पूर्व ई उ हो और विसर्ग के उपरांत इन वर्ण में से कोई हो, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है और उससे पूर्व ई उ है, स्वर है, और उसके बाद में जस्ट बाद में प्लस के उपरांत क्या आ रहा है, क शब्द क वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग को परिवर्तित हो जाएगा किसमें, श में, तो शब्द बना दुष्कर। उसी प्रकार देखिए,
निष्कपट में भी सिमिलर यही हुआ है, प्लस से पूर्व ई है और प्लस के उपरांत क है, तो विसर्ग का परिवर्तन श में हो गया, तो शब्द बना निष्कपट। अन्य उदाहरण है निष्कंटक, दुह प्लस प्रवृत्ति। ये देखिए प्लस से पूर्व उ आ रहा है और प्लस के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, प आ रहा है। हमने नियम में पढ़ा था, तो परिवर्तित किस में हो गया, विसर्ग श षटकोण में, तो शब्द बना दुष्प्रवृत्ति। उसी प्रकार से अनुष्ठान और निष्फल शब्द भी बने हैं। अन्य उदाहरण देखेंगे आप। अब इस उदाहरण में कि विसर्ग का लोप, लोप मतलब होता है विसर्ग का गायब हो जाना, किस प्रकार से होता है, अर्थात विसर्ग को हम किस कंडीशन में हटाते हैं। तो इस नियम में हम देखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है, और विसर्ग से पूर्व यदि कोई ह्रस्व स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है। देखिए नियम बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है कि विसर्ग के बाद में तो क्या हो, र हो, और विसर्ग से पूर्व क्या हो, या तो स्वर हो तो स्वर किस में परिवर्तित हो जाएगा, जो स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात प्लस से पूर्व यदि छोटी मात्रा है, कोई भी छोटा स्वर है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दीर्घ में। उदाहरण देखिए, जैसे देखिए मैंने नियम था कि प्लस के उपरांत यदि र हो और प्लस से पूर्व यदि जो ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर यहाँ पर क्या है, ई है, तो ये ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी ई में। तो वही हुआ है नियम के आधार पर, शब्द में प्लस से पूर्व छोटी ई था तो हमने न में बड़ी ई लगा दी और विसर्ग को हमने गायब कर दिया, अर्थात हटा दिया, और एज इट इज़ रस लिख दिया, तो शब्द बना नीरस। उसी तरीके से नीरव भी बना। अब देखिए 7वां नियम, अभी हमने पढ़ा विसर्ग का लोप हो जाना, अब हम यहाँ पढ़ेंगे विसर्ग का यथावत रहना। यथावत मतलब अभी तक जो भी नियम हमने पढ़े उसमें था कि विसर्ग का किस प्रकार से परिवर्तन होता है, विसर्ग किस प्रकार से लुप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग किस कंडीशन में एज इट इज़ रहता है, अर्थात विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो देखिए विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और विसर्ग के बाद क, च, ट, त, प इनमें से कोई वर्ण आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए अंतः प्लस करण, नियम क्या था कि विसर्ग से पूर्व अ आए, तो देखिए त में अ का साउंड सुनाई दे रहा है, स्वर का, और विसर्ग के बाद में क, च, ट, त, प इनमें से आए तो क्या हो रहा है, ये क, च, ट, त, प की वजह से यहाँ पर बना है अंतःकरण। और प्रातः काल, प्लस से पूर्व क्या हो रहा है, विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद क आ रहा है, तो विसर्ग यथावत रहेगा, प्रातः काल बना। उसी प्रकार से अंतःपूर्व और अधपतन, इस प्रकार हमारी जो विसर्ग संधि है वो भी खत्म होती है।